एक आधे क्वेश्चन जो ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, जो आपसे हुए नहीं वो मैं आपको डिस्कस कराता हूँ, ठीक है। मेरे पास पेपर तो है नहीं, बट मेरे को क्वेश्चन याद है कि क्या क्या थे, ठीक है। तो एक तो जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्राफ इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसमें ए बी सी में ग्राफ बनाए हुए थे और बाकी एक डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज था, ठीक है। एक्चुअली में वहां पे नन ऑफ दीज ना होके ए बी सी तीनों ऑप्शन आने चाहिए थे, ठीक है ना। वो ऑप्शन में मिस्टेक थी, उसमें तीनों ही इनकरेक्ट थे, ठीक है। तो एक तो वो हो गया। एक क्वेश्चन ये तो बोनस हो गया, ठीक है, जिसमें मिस्टेक थी। एक क्वेश्चन ऐसे आया था आपका कि यदि आप प्रेशर है उसको इंक्रीज कर दो 0.4%, प्रेशर को इंक्रीज कर दो 0.4%, ठीक है। और टेम्परेचर को हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, ठीक है। तो उसका इनिशियल जो टेम्परेचर है उसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ ऑप्शन थे, है ना। तो ये किसका सही हुआ है, एक क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो इसमें, हाँ ठीक है, देखो कैसे करेंगे। वॉल्यूम तो कांस्टेंट दिया हुआ था इसमें, ठीक है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना। तो लिख सकते हैं हम P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। P1 को मान लेते हैं P, P2 कितना हो जाएगा, 0.4% बढ़ा दिया, इसका मतलब इनिशियल था P और बढ़ा दिया कितना, 0.4 अपॉन 100 इंटू P। ये कितना हो जाएगा, 1.004 इंटू P। टेम्परेचर इनिशियल था T और टेम्परेचर बढ़ा कितना दिया, एक बढ़ा दिया, ठीक है। ये इंक्रीमेंट हो गया। अब आप आंसर यहाँ से निकाल सकते हो, 1/1.004 इक्वल टू 1/T/T+1, T+1 इक्वल टू हो जाएगा 1.004 T, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.004 T इक्वल टू 1, T इक्वल टू हो जाएगा 1/0.04। तो बोलो। अरे सीधे सर बिना सर सॉल्व किए कर सकते हैं सर। हैं, क्या कर सकते हैं। सर बिना सॉल्व किए कर सकते हैं सर इसे तो। हाँ बिना सॉल्व किए भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे किया तूने। सर 1 डिग्री इंक्रीज हुआ है सर। हाँ हाँ। तो सर 274 मैंने सर इनिशियल टेम्परेचर एक्स मान लिया सर 1 डिग्री से मैंने 274 डिग्री केल्विन मान लिया। तो सर हाँ सारे सर 250 डिग्री सेल्सियस सर, एक सर 2500 डिग्री सेल्सियस सर, ऐसे ऐसे थे। हम्म। तो सर 250 केल्विन सर सब नीचे सर सर 273 के सर मैंने टिक कर दिया। अच्छा अच्छा, ओके। बट सही आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। SiO4 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है या नहीं होता, SF4 नहीं होता, SiF4 होता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है ना, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिकल। आपने SF4 कर लिया। जूम में नया अपडेट आ गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मतलब अच्छे से स्क्रीन वगैरह दिख रही होगी आज। हाँ बोल। सर एक एंगल वाला भी था सर क्वेश्चन सर, उसमें भी डाउट है सर। क्या क्वेश्चन था। सर H2S NiH4 SiF4 सर ऐसे था सर एक। हाँ सर उन्होंने सर H2S के बाद सर NiH4 लिखा, फिर SiH4 लिखा सर आंसर में। सर पर SiH4 का एंगल सर कितना होगा सर वो नहीं पता लगा। SiH4 109 होगा सर। 109 डिग्री आएगा ना। ओके सर ठीक। ये जूम में अपडेट आया, आप में भी है, आप वाले फोन में भी है क्या, स्क्रीन वगैरह ठीक दिख रही है आजकल, एक दिन दो दिन से अभी आया है। चलो ठीक है, मतलब बढ़िया एकदम। यदि हम व्हाइट बोर्ड भी पढ़ाना चाहे तो भी पढ़ा सकते हैं, बट व्हाइट बोर्ड में ना कुछ स्टूडेंट है ना ऐसे वहाँ पे मार्किंग वार्किंग करते रहते हैं, तो उसके कारण प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अदरवाइज व्हाइट बोर्ड भी हम पढ़ा सकते हैं।
तो देखो अभी नया आगे स्टेट्स ऑफ मैटर में स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। आगे आज हम एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे, ठीक है। डिसेबल कहाँ से करते हैं, एक मिनट मेरे को बताना जशन। हेलो जशन बंसल। यस सर। कहाँ से, कहाँ रहता है ऑप्शन डिसेबल का? सर सेटिंग्स भी होता है सर, मैं तो सेटिंग। ओके, देखो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो है इफ्यूजन या डिफ्यूजन, ठीक है। आपने नाम सुना होगा इफ्यूजन या डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। उसके बारे में हम देखते हैं। इफ्यूजन या डिफ्यूजन, ठीक है। तो इफ्यूजन या डिफ्यूजन आपने नाम सुना होगा, ठीक है। जो आपने 9th क्लास या 10th क्लास में कई बार केमिस्ट्री में आया होगा इफ्यूजन या डिफ्यूजन, ठीक है। तो इफ्यूजन या डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या दोनों एक ही चीजें होती है या दोनों अलग अलग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम यहाँ पे समझते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, और उस कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, गैस भर दिया, ठीक, गैस भरी हुई है, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो यदि मैंने इस कंटेनर के यहाँ पे कोई होल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो ये मैंने होल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो ओरिफिस है या जो स्मॉल होल है उससे गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी, ठीक है। गैस क्या होगी, यहाँ से बाहर जाएगी, ठीक है। तो इफ्यूजन क्या होता है, गैस का किसी स्मॉल होल या ओरिफिस से बाहर निकलना क्या होता है, इफ्यूजन होता है, ठीक है। इफ्यूजन क्या होता है, गैस का स्मॉल होल या ओरिफिस से बाहर निकलना होता है इफ्यूजन, ठीक है। यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो द एस्केपिंग ऑफ ए गैस थ्रू ए होल या अपर्चर अंडर प्रेशर इज कॉल्ड इफ्यूजन। मतलब इसमें प्रेशर तो रहेगा ही ना, अब यहाँ पे मैं होल करूंगा तो गैस अपना प्रेशर को क्या करेगी, कम करने की कोशिश करेगी, गैस क्या होगी, बाहर जाएगी, ठीक है। तो जो ओरिफिस है या जो होल है या जो अपर्चर है उसके अंदर से गैस का जो बाहर निकलना होता है, एस्केपिंग होता है, वो होता है इफ्यूजन। सर आप सर डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं सर, इफ्यूजन की? इफ्यूजन की बात कर रहा हूँ, एक मिनट तो बोल बता, एक मिनट मैं इसको खत्म कर दूंगा, वीडियो से सही रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। यस क्योंकि डेफिनेशन वगैरह बच्चों को दिखती नहीं है। तो देखो जैसे मान लो आपके पास एक कंटेनर है, उसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे होल कर देता हूँ छोटा सा, तो होल करने पे क्या होगा, यहाँ से गैस क्या होगी, एस्केप होगी, ठीक है। तो इफ्यूजन क्या होता है, होल से गैस का एस्केप होना क्या होता है, इफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ये जो गैस बाहर जाएगी ये इन्वायरमेंट में जो एयर है, ठीक है, उसमें क्या होगी, ये मिक्स होगी, है ना। और थोड़ी देर में बाद में क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। मतलब जो एयर है उसके साथ ये क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेगी। इस फिनोमिना को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन में डिफरेंस क्या है, इफ्यूजन का मतलब क्या होता है, गैस का किसी छोटे से होल से बाहर निकलना क्या होता है, इफ्यूजन होता है, ओनली ए स्मॉल होल, ठीक है, ये होगा आपका इफ्यूजन। और डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा, गैस इफ्यूज होके जो एयर है, ठीक है, या जो इन्वायरमेंट है उसके साथ मिक्स होके जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगी, उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं ना, जैसे आप सब परफ्यूम लगाते हो, परफ्यूम का जो भी छोटा सा होल होता है डिब्बे के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर से परफ्यूम क्या आता है, बाहर आता है, उस चीज को भी क्या बोलते हैं हम, इफ्यूजन। जैसे आप उसको दबाते हो तो जो परफ्यूम होता है बाहर आता है, उसको बोलते हैं हम इफ्यूजन। और उस परफ्यूम का एनवायरमेंट में मिक्स होना, ठीक है, जैसे किसी ने परफ्यूम लगाया तो आसपास उसकी स्मेल तो आएगी ना, इस चीज को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। समझ गया, डिफ्यूजन से पहले क्या होता है,
इफ्यूजन हमेशा होता है, ठीक है। इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिफ्यूजन। इफ्यूजन होगा तो डिफ्यूजन हमेशा होगा। बट क्या डिफ्यूजन होगा तो इफ्यूजन का होना जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? जैसे मान लो एक रूम है, उसके अंदर आप बैठे हो, उसका आप गेट खोल दो, ठीक है, तो होगा क्या, वहां पे कोई स्मॉल होल नहीं है, ठीक है, वो बड़ा है, जो विंडो है बड़ी, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, गैस क्या होगी, डिफ्यूज होगी। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, एक स्मॉल होल से या एक स्मॉल अपर्चर से गैस का पास होना क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन क्या होता है, इन्वायरमेंट के साथ जो गैसेज होती है उनके साथ जो मिक्स होकर जो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ध्यान रहे, ठीक है। तो जैसे मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इफ्यूजन क्या होगा, द एस्केपिंग ऑफ ए गैस थ्रू ए होल या अपर्चर अंडर प्रेशर इज कॉल्ड इफ्यूजन, ठीक है। इफ्यूजन के बाद हमेशा डिफ्यूजन होगा, मतलब गैस जब बाहर निकलेगी तो किसी न किसी में मिक्स तो होगी ना, हाँ, एक स्मॉल होल से ही होगी एवरी टाइम, ठीक है। जबकि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेज टू फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बताओ स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय स्पॉन्टेनियस। एक स्पॉन्टेनियस होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नहीं, स्पॉन्टेनियस का मतलब स्लो प्रोसेस नहीं होता है, इट्स रॉन्ग। तो बता सकता है स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? हाँ नरेंद्र सिंह, बिल्कुल बिल्कुल। देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, नेचर में जो चीज अपने आप होती है, ठीक है, जिनमें आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्पॉन्टेनियस चीज होती है ना। जैसे मान लो माउंटेन है ना, माउंटेन के ऊपर बारिश के दिनों में क्या आता है, पानी आता है ना, माउंटेन के ऊपर से नीचे तक पानी आता है। ओके अंजलि, दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है, छुट्टी नहीं मिलेगी। तो माउंटेन के ऊपर से पानी आ रहा है ना, तो पानी क्या आ रहा है, हाई हाइट से लो की तरफ जा रहा है ना, ठीक है, तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस चीज है। आपको भूख लगती है ना, एक स्पॉन्टेनियस चीज है। एक आप किसी मेडिसिन लेके आपको भूख लगे, वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस चीज होती है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप होना, जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत न पड़े, है ना। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही है ना, जो ये हम माउंटेन ले लेते हैं हम, ठीक है, माउंटेन आपके पास, ठीक है, अब बारिश आ रही है तो यहाँ से जो पानी है वो नीचे आएगा, अपने आप आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, मतलब ऐसा कोई आप फोर्स वोर्स तो लगा नहीं रहे अपने हिसाब से, तो ठीक है। बट यदि आपको नीचे से यदि पानी है, नीचे पानी है, उसको माउंटेन के ऊपर लेके जाना है ना, पाइप के थ्रू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक मोटर लगानी पड़ेगी, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी या फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, वो चीज जो नेचर में अपने आप होती है, ठीक है, या आप एक बार शुरू कर दो तो आगे ये होने लगती है ना, ये स्पॉन्टेनियस होता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिफ्यूजन, है ना, मतलब इफ्यूजन होगा उसके बाद डिफ्यूजन हमेशा होगा। मतलब यदि गैस किसी स्मॉल ओरिफिस से पास कर रही है, निकल रही है, तो जरूर आगे जाके होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगी, एनवायरनमेंट में बिल्कुल मिक्स होगी, ठीक है। तो इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिफ्यूजन, ठीक है। बट डिफ्यूजन हो रहा है तो इफ्यूजन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे रूम का आपने गेट खोल दिया, ठीक है, तो बाहर की एयर और अंदर की एयर क्या हो रही है, मिक्स हो रही है, ठीक है। तो इफ्यूजन है वो ऑलवेज फॉलोड होता है बाय डिफ्यूजन, ठीक है। इसलिए द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू रेट ऑफ इफ्यूजन, मतलब जो इफ्यूजन की रेट होगी वही डिफ्यूजन की रेट होगी, है ना। जिस रेट के साथ गैस बाहर आएगी उतनी रेट के साथ क्या होगी, वो मिक्स हो जाएगी। मतलब एक गैस बहुत ही फास्ट आ रही है, वो अच्छे से मिक्स होगी, और क्या, है ना। यदि उस गैस की बाहर आने की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है तो वो इन्वायरमेंट के साथ ज्यादा मिक्स होगी, है ना। तो यही है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो रेट ऑफ इफ्यूजन की क्या होती है, ऑलवेज बराबर होती है। तो जेई में क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज मत होना, चाहे आपको इफ्यूजन की रेट पूछे या आपको डिफ्यूजन की रेट पूछे, दोनों ही रेट क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। इफ्यूजन और डिफ्यूजन की रेट दोनों क्या होगी, बराबर होगी। अब देखो ये रेट कैसे कैलकुलेट करें, है ना। तो देखो
रेट कैसे कैलकुलेट करेगा बता सकता है? रेट क्या होती है, मतलब यहाँ से जैसे गैस के डिफ्यूज होने की या डिफ्यूज होने की रेट कैलकुलेट करूंगा तो कैसे करूंगा, उसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करूंगा? ठीक है, सिंपल सी चीज है, देखो जितना वॉल्यूम, हाँ सही है एमतेश्वर, तूने बिल्कुल सही बोला, जितना वॉल्यूम बाहर आ जाए है ना, और बाहर जितना वॉल्यूम आए उसमें जो टाइम लगे वो क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी, है ना। मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड या डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यदि आपका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और मोल क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हम वॉल्यूम की जगह मोल भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारी बातें आएगी, फिलहाल हम रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन को डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड या डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, हमें प्रेशर और टेम्परेचर क्या रखना है, अभी कांस्टेंट रखना है। देखो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बाद में प्रेशर को भी वेरी करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे चीजों को हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, जब आप प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर लो, है ना, उस प्रेशर या कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो गैस जो बाहर आएगी, जितना वॉल्यूम बाहर आएगा वो वॉल्यूम ले लो अपॉन टाइम टेकन ले लो। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड या डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब देखो वॉल्यूम को ले लिया मैंने v, टाइम को ले लिया मैंने t से, तो r इक्वल टू क्या हो गया, v अपॉन टी। और यदि मैं टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दूं तो आपको एवोगैड्रो लॉ पता होगा कि वॉल्यूम और मोल क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। देखो गैस लॉ मैंने क्यों पढ़ाया आपको, ताकि आगे बहुत सारी चीजों को आप समझ सको। ठीक है, उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई कर सको। ठीक है, तो आपका प्रेशर और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम मोल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इफ्यूजन की रेट को हम मोल अपॉन टाइम के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया कि इफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। इस पेज में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, नहीं आगे मूव करिए, इसको प्रॉब्लम हो हैंड राइज कर देना। चले आगे, ठीक है। अब देखो, अब एक्चुअली में जो इफ्यूजन और डिफ्यूजन के बारे में जो डिटेल में स्टडी की थी, ठीक है, वो डॉल्टन के टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट था ग्राम्स, ठीक है, उसने इफ्यूजन और डिफ्यूजन के लॉ दिए थे। ठीक है, तो ग्राम्स ने डिटेल में इस पे स्टडी की थी, डिटेल में एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उनके बेसिस पे हम यहाँ पे अभी पढ़ने जा रहे हैं ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन। ठीक है, तो ग्राम्स एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जिसने इफ्यूजन या डिफ्यूजन के बारे में डिटेल में स्टडी किए थे और अपने जो लॉ है वो उसने दिए थे। ठीक है, तो अब ऐसा पढ़ेंगे, देखो ग्राम्स ने जो दिया है वो अलग बात है। ठीक है, फिलहाल अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम ग्राम्स लॉ को समझते हैं कि उसने किस हिसाब से जो लॉ बनाया है। ठीक है, और हम उसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, मान लो एक ट्यूब है छोटी सी, ठीक है, ये ट्यूब ले ली मैंने, ना, आपने इधर से ऑक्सीजन गैस की करंट पास की है, ऑक्सीजन गैस पास कर रहे हो इधर ना, O2 गैस, है ना, ओके, और इधर से हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हो, है ना। बताओ, जैसे ये पॉइंट ले लिया मैंने कोई, इस पे सबसे पहले कौन सी गैस पहुंचेगी, बताओ कैसे पता करोगे। इधर से ऑक्सीजन गैस और इधर से आप हाइड्रोजन गैस दे रहे हो, छोड़ रहे हो। ठीक है, तो इस पॉइंट पे सबसे पहले कौन सी गैस आएगी, आपको क्या लगता है, हाइड्रोजन आएगी। ऐसा क्यों, कई बच्चे बोलते हैं हाइड्रोजन आएंगे, क्यों, वाई, क्योंकि उसका मास क्या है, लेस है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस का मोलर मास होता है 32 ग्राम। ठीक है, वही हाइड्रोजन गैस है, उसका मोलर मास क्या है, 2 ग्राम। ठीक है, तो जो गैस हल्की होगी वो उतनी ही ज्यादा डिफ्यूज होगी, इस बात को समझते हो ना। अरे ये हल्की है,
ठीक है। तो ये ज्यादा डिफ्यूज होगी, ये ज्यादा मूव करेगी, सीधी सीधी बात ही है। जैसे एक पतला आदमी है, एक मोटा आदमी है, श्योर है कि पतला आदमी ज्यादा भागेगा, है ना, मतलब ओवर वेट है, उससे तो ज्यादा भागेगा ही ना, श्योर है। तो जिसका मास कम होगा उसके डिफ्यूजन की रेट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस बात की समझ में आया? मतलब मैं इधर से ऑक्सीजन गैस और इधर से हाइड्रोजन गैस पास करूं तो जल्दी हाइड्रोजन गैस आएगी। क्यों? क्योंकि वो हल्की है, वो लाइट है, उसका मोलर मास क्या है, कम है। ठीक है, तो हल्की गैस है, वो उतनी ज्यादा डिफ्यूज होती है। ठीक है, तो ग्राम्स ने ये बताया था कि जो डिफ्यूजन की जो रेट है, ठीक है, वो जो मोलर मास होता है उसके अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, मोलर मास के क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई, ये चीज हमने यहां से देख ली। ठीक है, वॉल्यूम दोनों का बराबर ही है। ठीक है, मतलब सीधी सीधी सिंपल सी बात है। देखो, मतलब दो गैसेज आपके पास, दो अलग अलग डिब्बे में भरी हुई है, आप इनको ओरिफिस से बाहर निकाल रहे हो, एक छोटे से होल से। ठीक है, तो गैस जो हल्की होगी ऑब्वियस है वो ज्यादा मूव करेगी। ठीक है, हल्की होगी उतना ज्यादा मूव करेगी, है ना। जैसे मान लो अपने एटमोस्फेयर की बात करूं तो उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन होती है, ये गैसेज होती है। ठीक है ना। एक एयर है आपके पास और एक बहुत बहुत भारी गैस लेके आ जाऊं मैं, जैसे SO3 गैस, ठीक है, तो उतना ही कम मूव करेगी। ठीक है, मतलब गैस का जितना मोलर मास कम होगा उतनी उसकी डिफ्यूजन की रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ग्राम्स ने ये बोला था कि जो डिफ्यूजन की जो रेट होती है वो मोलर मास के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है? ठीक है, यदि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की हम स्टेटमेंट देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट ये थी, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ the rate of diffusion या effusion is inversely proportional to the square root of molecular mass of the gas at constant pressure and temperature। ठीक है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर रहे हैं हम, कांस्टेंट कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ग्राम्स लॉ का जो स्टेटमेंट था वो क्या था, यदि आप टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख दो तो जो गैस की जो डिफ्यूजन की रेट होती है वो मोलर मास के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इस इक्वेशन को हम डेंसिटी फॉर्म से कैसे रिलेट करें, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन की मैंने डेंसिटी फॉर्म सारों को बताई थी, क्या थी, PM इक्वल टू DRT, सबको पढ़ाया था, PM इक्वल टू DRT। अब देखो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ मैं, कांस्टेंट कर रहा हूँ, तो मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तो जो गैस का जो मोलर मास है वो डेंसिटी क्या क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, इट्स राइट, है ना। तो मोलर मास है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जब रेट है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेट है वो डेंसिटी के भी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई ही नहीं आई आपको? मैंने यहाँ से दो फॉर्मूले लिखे छोटे छोटे, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट M और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट D। ठीक है, ये समझ में आएगी या नहीं आई, दोनों चीजें? ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, क्योंकि मोलर मास की जगह डेंसिटी कैसे लिख दिया? ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन का जो डेंसिटी फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग PM इक्वल टू क्या होता है, DRT। यदि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं मैं तो क्या होगा, मोलर मास और डेंसिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मोलर मास की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी भी लिख सकता हूँ। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग गैसेज के लिए लिख सकते हैं, कैसे, है ना। मान लो जो फर्स्ट गैस है उसकी रेट है R1, दूसरी गैस है उसकी रेट है R2, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, अंडर रूट M2 अपॉन M1, या फिर डेंसिटी के हिसाब से लिखूं तो अंडर रूट D2 अपॉन D1, है ना। M2 पर क्यों आया, बिकॉज रेट है वो मोलर मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए M2 ऊपर आया और M1 क्या आएगा, नीचे आएगा, है ना। वैसे D2 क्या आएगा, ऊपर आएगा, और D1 क्या आएगा, नीचे आएगा। समझ सकते हो इस चीज को या फिर नहीं समझ सकते? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की जो इक्वेशन है समझ गए? ओके, समझ गए तो आप प्रॉब्लम कीजिए। ठीक है,
ठीक है, अभी हम सबसे बेसिक प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करो आप प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है, ए सैंपल ऑफ SO2 गैस escape through a hole in 122 second. How long it would it take for O2 to diffuse the same volume under similar condition? मतलब जो SO2 गैस है उसको एक होल से निकलने के लिए 122 सेकंड लगते हैं। बताओ ऑक्सीजन गैस को कितना टाइम लगेगा? वॉल्यूम सेम गिवन है, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। छोटी सी चीज है, देखो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। SO2 गैस को किसी होल से बाहर निकलने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन है कि एक कंटेनर है ना, उसमें यदि आप SO2 गैस भरते हो, कौन सी गैस? SO2, है ना, और यहाँ पे होल कर दो तो कितना टाइम लगेगा बाहर निकलने में पूरी गैस को? 122 सेकंड लगेंगे। ठीक है, और वहीं पे मैं ऑक्सीजन गैस भर दूं, ठीक है, तो उसी होल से बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा? वॉल्यूम सेम है, पहले भी V था और बाद में भी T है, बाद में भी V है, और प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। इतना तो कर ही सकते हो। कैसे करोगे बताओ? आंसर निकालो सारे बच्चे, आंसर निकालो, मैं आंसर बताता हूँ आपको, ठीक है, किसका सही है किसका गलत है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अभी तो किसी का ही सही नहीं है, करेक्ट आंसर सही नहीं है, करेक्ट आंसर नहीं है। यार क्या करते रहते हो? अरे इतनी सिंपल सी चीज है, अप्लाई कर दो ना ये वाला फॉर्मूला। R1 को कैसे लिखोगे आप? R1 को कैसे लिखोगे? R1 का मतलब क्या है? वॉल्यूम, है ना, अपॉन टाइम। SO2 के लिए टाइम कितना है? या तो आप ऐसे रेट कर दो, ठीक है, आपको बेसिक बता दो, R SO2 अपॉन RO2 किसके बराबर होगा? अंडर रूट M2, मोलर मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ SO2 होगा। ठीक है, सही है। तो देखो रेट ऑफ SO2 क्या होगी? वॉल्यूम अपॉन टाइम, टाइम कितना? 122 सेकेंड। रेट ऑफ O2 वॉल्यूम अपॉन टाइम, तो वॉल्यूम तो सेम दे रखा है ना दोनों चीज केस में, वॉल्यूम सेम है तो V रख दो जाऊं। टाइम आपको निकालना है O2 वाला, है ना, इक्वल टू अंडर रूट MO2, मोटू का वेट कितना है? O2 कितना आपका? 32 अपॉन SO2। ठीक है, SO2 का कितना होता है? 64 होता है कि नहीं होता? वॉल्यूम से तो वॉल्यूम क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ये टाइम ऊपर आ जाएगा, तो T O2 अपॉन 122 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। 32 और 64 को तो सोल्व कर ही सकते हो आप, तो TSO2 कितना आ जाएगा? 122 अपॉन रूट 2, मतलब 61 रूट 2 भी आप इसको लिख सकते हैं। ऊपर रूट टू से आप मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी, है ना, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 61 रूट 2। अब इसमें कौन सी बड़ी चीज आ गई? कई आंसर 122 सेकंड दे रहे हैं, अपना ही रूल लगाए जा रहे हैं। क्लियर है यहाँ क्वेश्चन? समझ में आ गया? सबसे बेसिक क्वेश्चन है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का। आया समझ में? क्या डाउट है? हाँ, अंजलि, जसमीत सिंह, गजलप्रीत, वरिंदर, गविन, पंकज राज, यदि आपको ये समझ में आता है तो मैं आगे मूव करता हूँ। गुरमेर सिंह सोहाल, वॉल्यूम और टाइम का क्या रिलेशन है? अरे रेट को क्या लिख सकते हैं हम? अभी भी पढ़ा है ना,
रेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी कंटेनर से गैस बाहर आ रही है तो उस गैस का कितना वॉल्यूम बाहर आ गया अपन उसमें कितना टाइम लगा, वही तो क्या होगी, रेट होगी। मान लो एक पानी की टंकी से पानी बाहर आ रहा है, किसी बाल्टी में आ रहा है नीचे, तो कितना पानी आ गया और कितना उसमें टाइम लगा है, वो तो रेट होगी ना। नल से पानी आने की रेट क्या होगी, कितना वॉल्यूम बाहर आ गया अपॉन टाइम। ठीक है, यदि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट तो वॉल्यूम और मोल क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, फिर मोल अपॉन टाइम लिख दो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, नीट 2012 में आया हुआ है, सोल्व करो आप, देखते कौन कौन कर पाते। करो। 50 ml ऑफ ईच गैस A एंड B, क्वेश्चन देख लो ध्यान से। 50 ml ऑफ ईच गैस A एंड B, मतलब दोनों का वॉल्यूम 50-50 है, takes 150 and 200 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, if used through a pinhole under same conditions, if molar mass of B is 36 then the molar mass of A। अब की बार एक का मोलर मास गिवन है आपको, बी का एक का मोलर मास निकालना है, दोनों का टाइम गिवन है 150 और 200, वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, निकालो। अब नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, नीट के बच्चे ध्यान से सुन लो, आपके क्वेश्चन का कोई लेवल को इतना हाई नहीं आता, बट एक्यूरेसी आपको ज्यादा बनानी पड़ती है। ठीक है, फिफ्टी ml ऑफ ईच गैस है ए और बी, उनको 150 और 200 सेकेंड टाइम लगता है, एक पिन होल के अंदर से डिफ्यूज हो रही है। ठीक है, बी का मोलर मास 36 है, तो ए का मोलर मास क्या होगा। आंसर सबको देना है, आंसर सबको देना है, और ध्यान रहे यदि आंसर नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे आप, गलत हो या सही हो, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा क्लास से। जीवन के स्टूडेंट है, सारों को आंसर देना है। क्वेश्चन करो आप, जिनकी नेटवर्क प्रॉब्लम है वो कोई बात नहीं है, देखते कौन कर पाते हैं। इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। ए ऑप्शन आपका 20.25, बी ऑप्शन आपका 64, सी आपका 96 और डी है 120। अभी तक तो एक बच्चे का आंसर सही है, जितेंद्र का। ज्योति का रॉन्ग, कैलकुलेशन तो करते नहीं हो सही से। अनन्या ठीक है, सिया ओके। आंसर निकालो, ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, ये क्या मतलब है? आपका क्या आएगा वो देखो ना। गुरमेर ठीक है। अरे करते क्या हो तुम, समझ में नहीं आ रहा। जशनप्रीत ओके, राहुल बंसल ठीक है, कुंजल गुप्ता नोट, सरमनप्रीत ठीक है, हरनू ठीक है। देखो अब मैं बताता हूँ, राजवीर ये नीट में आया तुमसे सही नहीं हुआ, अच्छी बात नहीं है। जिनका ए ऑप्शन आ रहा है उनका सही है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। देखो इस क्वेश्चन में आपको बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे देखो, है ना, एक तो आपका है ना बिना ऐसे सोचे भी, तो कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, है ना, आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, हमेशा कॉपी पेन उठा के है ना लिखने की मतलब जल्दी सी आदत मत डाला करो। ठीक है ना, नीट में और कई बार जेईई मेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप बिना पेन उठाए भी कई बार कर सकते हो। ठीक है, वो सारे के सारे ट्रिकी होते हैं। देखो ए और बी दो गैस है, एक को 150 लगता है, बी को 200 लगता है टाइम। ठीक है, अब बी का मोलर मास कितना है 36, अब मोलर मास बी का 36 है तो उसको कितना टाइम लगता है 200 सेकेंड, लगता कि नहीं लगता, है ना। एक को कितना टाइम लगता है 150, तो मुझे ये बताओ क्या एक का मोलर मास बी से कम होगा कि नहीं होगा, टेल मी। बी को 200 सेकेंड लगते हैं और मोलर मास 36 है, अब ए को कितना लगता है 150 लगता है, तो बताओ ए हल्की होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो 36 से लो आंसर कौन सा आएगा
36 से कम आंसर कौन सा है इसमें? यही ऑप्शन है, बाकी तो 36 से क्या है, ज्यादा है। अब इसमें कौन सी बड़ी भारी बात होगी? ये आप कैलकुलेशन से भी कर सकते हो। वॉल्यूम 50 ml दोनों का गिवन है, ए का टाइम 150 सेकेंड है, बी का 200 सेकेंड है। फॉर्मूला लगा दो, R1/R2 इक्वल टू √M2/M1। वॉल्यूम बराबर है, फर्स्ट का वॉल्यूम V है ना, टाइम कितना है 150 है, दूसरे का वॉल्यूम V है, टाइम कितना है 200 है। ठीक है, सेकंड का मोलर मास 36 आपको गिवन है, फर्स्ट ए का मोलर मास आपको निकालना है। तो ये 200/150 इक्वल टू √36/ma कितना हो जाएगा? ये 200/150 4/3 इक्वल टू √36/ma। रूट हटा दो, दोनों की तरफ के स्क्वायर कर दो, तो 16/9 इक्वल टू 36/ma। तो ma कितना आ जाएगा? 81/4 22.25 ये आंसर। यदि आप ऐसे नहीं देख सकते तो कम से कम कैलकुलेशन तो ठीक करो, ठीक है, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो बोलिए। ओके, एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम। ठीक है, देखते कौन कौन कर पाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो जेई में ये क्वेश्चन आया था, ध्यान दो, और ऐसे क्वेश्चन दोबारा भी आ सकते हैं। ठीक है, थोड़े से यूनिक है ना। एक ट्यूब है, हाँ जी, एक ट्यूब है, इधर से अमोनिया गैस पास कर रहा हूं मैं इस ट्यूब में, अमोनिया गैस। इधर से मैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास कर रहा हूं, HCl। ठीक है, इस ट्यूब की जो लेंथ है वो 1 मीटर की है। कितने मीटर की है? 1 मीटर की। ठीक है, ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? ओके, अब आपको ऐसा पूछा है कि इधर से NH3 पास हो रही है, इधर HCl पास हो रही है। NH3 का मोलर मास आपको गिवन है 17 ग्राम। ठीक है, यदि आपको मोलर मास नहीं पता, वैसे पता होना जरूरी है ना। क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 36.5 ग्राम है ना, मोलर मास गिवन है। क्वेश्चन में ये बोला है कि यहाँ कहीं पे, ठीक है, यहाँ कहीं पे है ना, ज्यादा अच्छे, जरा फास्ट कौन चलेगी? देखो, ये 17 वाली है, ये 36.5 वाली है, जरा फास्ट NH3 चलेगी। ठीक है, तो एक यहाँ पे चली, यहाँ पे पहुंच जाएगी, और यहाँ पे एक व्हाइट सॉलिड बनता है। क्या बनता है? व्हाइट सॉलिड। ठीक है, मतलब जब NH3 है और जब HCl होती है, दोनों आपस में रिएक्शन करती है ना, तो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका जो व्हाइट सॉलिड बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, अब आपको ये पूछा है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट इस एंड से कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, ये आपको एक्स फाइंड आउट करना है। बताइए, व्हाइट प्रेसिपिटेट इस जो HCl वाला जो एंड है, ठीक है, उसके कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, ये डिस्टेंस आपको बतानी है। ट्यूब की लेंथ 1 मीटर है। वॉल्यूम तो आपको देखना है ना, वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप सोचो इसके बारे में, तो मैं थोड़ी बताऊंगा। ठीक है, अमोनिया गैस एक साइड से HCl गैस, ट्यूब की लेंथ 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ठीक है, आपको बताना व्हाट इज द डिस्टेंस एट विच व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म फ्रॉम HCl एंड। हाँ, टाइम गिवन है, टाइम नहीं गिवन है, टाइम आपको बराबर ही मानना है ना, टाइम तो मतलब सेम ही मानना है ना। ठीक है, टाइम तो उतना ही है ना, यहाँ पे आएगी। ठीक है, वो टाइम, इनको टाइम एक ही टाइम मानना आपको, इसका टाइम T है, इसका टाइम T है।
एक फास्ट आ रही है, एक धीरे आ रही है, कितने सेंटीमीटर आएगा? कैलकुलेशन करके देखो, यदि आपको कोई मिस्टेक आ रही है तो कैलकुलेशन में। सही आंसर जो बताएगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा ही सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं है। नहीं, सही नहीं है प्रत्येंद्र, पास में आंसर के, काफी थोड़ा सा पास है, बट इतना भी पास नहीं है। जल्दी करो, देखो मैं बताता हूँ आपको। 32 सेंटीमीटर, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा और देखो। आप कैसे करेंगे, कोई हिंट दे सकता है? हाउ टू सोल्व? हाँ बोल। सर वही रेट ऑफ डिफ्यूजन से कर लेंगे, R1/R2 इक्वल टू रूट में M2/N1। जो वॉल्यूम के बारे में? वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है, टाइम सेम है, और वॉल्यूम हाँ। इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ लिख लेंगे। एरिया बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, ठीक है। बस आपको यही करना है, आपके बारे में पता होना चाहिए आपको वॉल्यूम है वो कैसे निकालते हैं, है ना। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ, है ना, एरिया इंटू डिस्टेंस। बस इसी थिंग को आप यूज करो। तो देखो, वॉल्यूम कवर्ड बाय HCl, HCl गैस कितना वॉल्यूम कवर्ड करेगी? क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी HCl? X। तो वॉल्यूम कितना हो गया HCl का? AX। वॉल्यूम कवर्ड बाय अमोनिया, देखो ये डिस्टेंस X है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 - X, बिकॉज पूरी ट्यूब की लेंथ क्या है? X है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 1 - X। तो वॉल्यूम कवर्ड बाय NH3 इक्वल टू क्या हो गया? A इंटू 1 - X। बस लगा दो। रेट ऑफ NH3 अपॉन रेट ऑफ HCl इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ NH3 अपॉन टाइम अपॉन वॉल्यूम ऑफ HCl अपॉन टाइम इक्वल टू मोलर मास ऑफ HCl अपॉन मोलर मास ऑफ अमोनिया, है ना। उल्टा था, मोलर मास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो HCl ऊपर आएगा, अमोनिया नीचे आएगी, ठीक है। वॉल्यूम कितना है HCl का? अमोनिया का कितना है? A इंटू 1 - X, तो A इंटू 1 - X, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ HCl कितना है? AX इक्वल टू मोलर मास ऑफ HCl 36.5, मोलर मास ऑफ अमोनिया 17, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब आप X की वैल्यू निकाल सकते हो, X आएगा 0.4 मीटर, ठीक है, या 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते थे, आपको अमोनिया वाले एंड से आंसर पूछते तो कितना आंसर देते आप? 1 - 0.4, मतलब 0.6 मीटर आंसर आता था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी बुक में मिल जाएगा, ठीक है, एनओएसटी मिल जाएगा, ठीक है। सो मैनी बुक में आंसर बिल्कुल प्रेजेंट होगा ऐसा क्वेश्चन, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? टाइम के सेम क्यों है? टाइम इसलिए सेम है क्योंकि ये गैस क्या चलेगी? धीरे, ये फास्ट चलेगी, ये धीरे चलेगी। टाइम तो उतना ही लगेगा ना इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ये कम कर लेगी। टाइम क्या है, इसलिए सेम है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सृष्टि, सृष्टि आवाज आ रही है? यस सर। डाउट है इसमें? नो सर। जल्दी से रिस्पॉन्स दिया करो, ठीक है, मैसेज वगैरह। ओके सर। हाँ, देखो मुझे कुछ स्टूडेंट का तो पता है जो क्वेश्चन वगैरह डाउट वगैरह पूछते हैं, उनके बारे में तो मैं 100% कह सकता हूँ किसको समझ में आ गया किसको नहीं आया। बाकी स्टूडेंट के बारे में मेरे को पूरा पता नहीं है, ठीक है, ठीक है। जो डाउट्स वगैरह भेजते हैं उनके बारे में तो मैं एक एक के बारे में जानता हूँ, ठीक है। बाकी इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, कभी मैं इनको नहीं पूछता, प्रणव अग्रवाल को, सरमनप्रीत को, चंद्रशेखर को, M तेश्वर को, दृष्टि को, सिया को,
इनको कभी नहीं पूछता, क्योंकि ये डाउट्स वगैरह भेजते रहते हैं, इनका पता है मुझे इसका कितना क्या समझ में आता है इनको, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। Okay, sir. ओके ठीक है, ये तो था ग्राम्स लॉ अपना, जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था। अब हम प्रेशर को वेरी कर रहे हैं, ठीक है। हम ग्राम्स लॉ का जो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जब आपका प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बस आपको बताना है, देखो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो इसमें क्या है। जैसे मान लो आपके पास 2 कंटेनर है ना, 2 डब्बे है, ठीक है। दोनों में हीलियम गैस भरी हुई है, हीलियम गैस, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर है वो 10 atm है, यहाँ पे प्रेशर है वो 2 atm है, 2 atm है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे होल कर दूं, यहाँ पे है ना, होल बना दो यहाँ पे, गैस क्या होगी, डिफ्यूज होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। यहाँ पे भी होगी डिफ्यूज, पहले इफ्यूज होगी फिर डिफ्यूज होगी, है ना, पहले इफ्यूजन होगा फिर डिफ्यूजन होगा। बताओ मुझे सबसे ज्यादा डिफ्यूजन की रेट कहाँ पे होगी, सीधे सीधी बात है, शाबाश राहुल बंसल। 10 atm वाले पे रेट भी क्या होगी, अरे प्रेशर जहाँ पे ज्यादा है वहां पे डिफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा क्या। यहाँ पे 10 atm का प्रेशर है, हीलियम यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेनर में इतना प्रेशर लगा रही है कैसे जैसे कि मैं बाहर निकलूं निकलूं निकलूं। यहाँ पे तो प्रेशर कितना है, 2 atm है, यहाँ से भी डिफ्यूज होगी यहाँ से भी होगी, सबसे ज्यादा यहाँ पे होगी डिफ्यूज, होगी कि नहीं होगी। जहाँ प्रेशर ज्यादा है वहां पे डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, कशिश, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये आ गया कि जो रेट है वो प्रेशर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफ्यूजन के, ठीक है। बस थोड़ा सा अपना जो लॉ है उसको मॉडिफाई कर लो। अब रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, प्रेशर के, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, मोलर मास के। तो फॉर्मूला क्या बन गया, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन अंडर रूट M, या डेंसिटी को यूज करूं मैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अपॉन अंडर रूट D, हो गया। बस जब प्रेशर वेरी नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब 2 गैस के लिए देख लेते हैं, एक की स्पीड R1 है तो दूसरे की R2 है, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, P1 अपॉन P2 इंटू अंडर रूट M2 अपॉन M1। कैसे आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर, तो R1 के सामने क्या आएगा P1, R2 के सामने क्या आएगा P2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट M के, तो R2 के ऑपोजिट आएगा M2, R1 के ऑपोजिट आएगा M1 और रूट साथ में आएगा ही आएगा। जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, ध्यान दो। क्लियर है, इस पे हम स्पेसिफिक क्वेश्चन भी करते हैं। देखो अब देखो एक और चीज हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे। अब देखो प्रेशर तो वेरी कर रहा है ना, यदि टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, यदि टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है, तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल के, है ना। PV इक्वल टू nRT से देख लो, यदि टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल के, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 अपॉन P2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, N1 अपॉन N2। तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, N1 अपॉन N2 भी लिख सकते, ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला भी आप बना सकते हो इसकी जगह, ठीक है। क्योंकि जब टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और मोल क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ना, R तो वैसे ही कांस्टेंट है ना। आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करो। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं और हम लेक्चर को फिनिश करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं, देखो टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन में, ठीक है, करने में, है ना। आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप लिखो और सोल्व करो। X ml of H2 gas, X ml of H2 gas diffuses through in 5 सेकेंड, है ना। H2 हाइड्रोजन गैस है ना, उसके X ml को डिफ्यूज होने के लिए 5 सेकेंड लगते हैं, 5 atm, प्रेशर कितना है, 5 atm, है ना। द टाइम टेकन फॉर O2 गैस, है ना। O2 गैस के लिए आपको टाइम निकालना है ना। सेम वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, सेम है, XML ही है, सेम वॉल्यूम है,
ठीक है, बट प्रेशर कितना है O2 के लिए 10 atm है। अब निकाल सकते हो, एक हाइड्रोजन गैस है जिसका वॉल्यूम x है, एक O2 गैस है जिसका वॉल्यूम x है, ठीक है। हाइड्रोजन का टाइम कितना है 5 सेकेंड, ठीक है। हाइड्रोजन का टाइम कितना है 5 सेकेंड, और प्रेशर कितना है 5 atm। O2 का टाइम है ना, वो आपको निकालना है, और प्रेशर कितना है 10 है, ठीक है। देख सकते हो आप, निकाल लो, फॉर्मूला ये यूज कर ही सकते हो आप, देखो इनमें से जो भी आपको लगे, है ना। प्रेशर वाला है तो पीछे वाला P1/P2 वाला यूज कर सकते हो, ठीक है। मोल वाला काम नहीं आएगा क्योंकि मोल नहीं दिए हुए आपको। आंसर कईयों ने आंसर सही दिया है, ठीक है, जिसने दिया है वो सही है, ठीक है, सही है। सक्षम चोपड़ा गलत है, बार बार गलतियां क्यों कर रहा है? XML of H2 gas effuses in 5 seconds at 5 atm pressure. The time taken for O2 gas to effuse the same volume at 10 atm. चलो करो सारे बच्चे, आंसर को करो। देखो ये कंडीशन दे रखी है आपको, ठीक है। H2 का वॉल्यूम दे रखा है, O2 का वॉल्यूम देख रखा है। आंचल क्या कर रही हो, कैलकुलेशन सही करो। मेडिकल के स्टूडेंट्स कैलकुलेशन बहुत वीक करते हैं। टाइम T1 दे रखा है आपको, O2 का T2 निकालना है। समरजोत समरजोत, अब तेरे जूते लगेंगे। तो जिसका आंसर 10 सेकेंड है उनका सही है, ठीक है। कैसे किया? अरे सिंपल सी तो चीज है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? RH2/RO2। प्रेशर वेरी कर रहा है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। PS2/PO2 अंडर रूट MO2/MS2। R को कैसे देखेंगे? वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम क्या है? सेम है, x है। एक का टाइम कितना है 5 सेकेंड, दूसरे का वॉल्यूम क्या है? सेम है, दूसरे का टाइम आपको निकालना है। प्रेशर एक का कितना है 5 हाइड्रोजन का, O2 का कितना है 10। O2 का मोलर मास कितना होता है 32, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2। इससे कैंसिल हो गया। T/5 इक्वल टू 1/2 इंटू ये कितना हो गया 4। 32/2 कितना होता है 16। 16 का रूट कितना होता है 4। टाइम कितना आ जाएगा 10 सेकंड आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा 10 सेकंड आ जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और है मोल से रिलेटेड, वो नोट्स में है, आप सभी के लिए होमवर्क है, वो क्वेश्चन सारे बच्चों को करना है, ठीक है। कल हम इस पे कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं, है ना। आप ग्राम्स लॉ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, गैसीय स्टेट पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कल हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और फिर कल हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल, तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो रेस्पेक्टिव मॉड्यूल से। ग्राम्स लॉ के क्वेश्चन है, ठीक है। सैटरडे को मैंने क्या पढ़ाया? सैटरडे को तो मैंने यही पढ़ाया था, मतलब गैस लॉ के बारे में पढ़ाया था। ओपन विसल कंसेप्ट वाला है, आइडियल गैस, कुछ क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। वो देख लेना वीडियो में। ओके, सारे बच्चे प्रैक्टिस करो। थैंक यू, सी यू सून।